Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this my YouTube channel. So if you don't subscribe my channel, then please firstly subscribe to get new or algorithms or some important videos on the physics and that's related to the entrance exams like JEST, JAM and MSc entrance exams, that is IT, JAM, JEST, TFR and so many BHEDU. So today we will discuss Azure Pune's integrated PhD physics interview experience. That what questions were asked to me, और इसके साथ हम लोग राउंड 1 और राउंड 2 दोनों क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पेज स्कैन किया है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो हमारा रफ पेज है। जब इंटरव्यू चल रहा था, इस बार चूँकि कोविड-19 के चलते इंटरव्यू हमारा ऑनलाइन चल रहा था, तो उसमें जो हमने रफ किया है उसको यहाँ पे मैं PDF बना लिया हूँ और उसी के आधार पर मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 167 इन जेस्ट 2020 एंड ऑल इंडिया रैंक 257 इन IT जैम 2020। सो राउंड 1 जो था, मैं उसका सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, और फिर मैं बताऊँगा राउंड 2 का इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया। और फिलहाल अभी राउंड 2 का इंटरव्यू नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया इंटरव्यू का, राउंड 2 का, फाइनल राउंड का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमसे पूछा गया कि फ्रॉम व्हिच कॉलेज यू बिलोंग्स टू, तो हमने बताया अपना कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। तो उन्होंने पूछा कि आपको फिज़िक्स में क्या कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो हमने कहा कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स और EMT एंड सम पार्ट्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो उन्होंने हमसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे पैनल में 3 लोग थे। ठीक है, 3 प्रोफेसर थे। तो पहला एक प्रोफेसर ने हमसे सवाल पूछा कि आपने मैक्सवेल्स के चारों इक्वेशन पढ़े हैं? हमने कहा हाँ पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ये गैलीलियन इन्वेरिएंट है क्या? तो हमने कहा गैलीलियन इन्वेरिएंट नहीं है। तो उन्होंने फिर पूछा लॉरेंज इन्वेरिएंट है? तो हमने कहा कि यस लॉरेंज इन्वेरिएंट है। और दोस्तों ये सही आंसर भी है। ठीक है, जो मैक्सवेल्स फोर्स फील्ड इक्वेशन है वो लॉरेंज इन्वेरिएंट होते हैं, गैलीलियन इन्वेरिएंट नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉ गैलीलियन इन्वेरिएंट होते हैं। ठीक है, तो आप भी याद रखें। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप लॉरेंज का जो इक्वेशन है उसको आप लिख सकते हैं? तो हमने कहा कि यस सर हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि लॉरेंज के जो फोर्थ इक्वेशन थे, दैट इज एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल टू वाट, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस वी एक्स, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने लॉरेंज का इक्वेशन जब लिख दिया तो उन्होंने कहा कि क्या इसका कोई कंसिक्वेंस भी है? तो हमने कहा हाँ कंसिक्वेंस है। उन्होंने कहा क्या कंसिक्वेंस है? तो हमने कहा टाइम डायलेशन, और हमने कहा टाइम डायलेशन है सर और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है बताओ, टाइम डायलेशन क्या होता है? तो हमने उसका डेफिनेशन बता दिया कि मूविंग क्लोक्स जो है दे गो स्लो। ठीक है, रनिंग स्लो, वे लोग जो है स्लो मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम डायलेट हो जाता है, कम हो जाता है। तो उन्होंने फिर हमसे पूछा कि टाइम डायलेशन का फार्मूला बता दीजिए आप, क्या है फार्मूला, क्या रिलेशन है? तो फिर हमने बता दिया टाइम डायलेशन का फार्मूला टी इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आ, एक जो मैम थे उन्होंने पूछा कि स्पेस एक मान लीजिए स्पेस में एक सैटेलाइट है और नीचे अर्थ है, दोनों एक एक क्लॉक है, सैटेलाइट मूव कर रहा है, हमको ट्रैक लोकेट करना है GPS के यूज से, तो कहाँ पे टाइम स्लोअर होगा? ठीक है, तो हमने कहा कि जहाँ पे इवेंट्स प्रॉपर इवेंट्स, जहाँ पे इवेंट्स होंगे एक साथ होंगे, मतलब एक ही फ्रेम पे, तो प्रॉपर टाइम वहाँ पे होगा, यानी कि वहाँ पे टाइम स्लोअर होगा। तो हमने कहा अर्थ फ्रेम। तो उन्होंने कहा ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं सोचा होगा ये सिचुएशन, तो इस पे और सवाल मेरा नहीं हुआ। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक जो मैडम थे उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपके हाथ में एक मेटल है और एक सेमीकंडक्टर है, तो दोनों का रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? तो हमने कहा R इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। उन्होंने कहा ये किसके लिए है? तो हमने कहा रेसिस्टेंस के लिए, मेटल के लिए। वो कहा इसको ड्रॉ कर दो। तो देखिए हमने R वर्सेस T को ड्रॉ कर दिया इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे R इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी इस तरह से इंक्रीज करेगा विथ सम स्लोप। पता नहीं सही है गलत, आई थिंक सही है। तो फिर उन्होंने कहा और सेमीकंडक्टर का क्या रिलेशन है? तो मुझे एक्सप्रेशन याद नहीं आ रहा था दोस्तों। एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वही टू द पावर माइनस समथिंग EG बाई KT का, इस तरह कुछ -3/2 EG बाई KT, इस तरह करके कुछ रिलेशन है। एक्सपोनेंशियल डिके करता है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करता है।
यानी कि आपको मालूम ही होगा टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है और करंट बढ़ता है। तो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करके ये कुछ इस तरह डिक्रीज करेगा और ये सही भी है दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने फिर हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज क्यों करता है, इसका करंट टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट क्यों बढ़ता है। तो हमने वो कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, तो उनका थर्मल एनर्जी के कारण उनका कॉलिजन्स होने लगता है, वाइब्रेशन होने के कारण करंट बढ़ जाता है और फिर फाइनली रेसिस्टेंस जो है वो घट जाता है। वो उनको इतना एनर्जी मिल जाता है कि वैलेंस कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे इफ़ेक्टिव मास के बारे में पूछा, तो मुझे याद नहीं था, तो हमने कह दिया कि मुझे सिर्फ फार्मूला याद है इफ़ेक्टिव मास का, तो उन्होंने और इस पर कुछ नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट आता है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, आपको क्या अच्छा लगता है। तो हमने कहा अभी तक तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा मुझे तो कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक याद पढ़ा है हमने बीएससी में, लेकिन याद नहीं है, कुछ भी रिवीजन नहीं किया हूँ। उन्होंने कहा कुछ भी सिर्फ एम बता दो, हम पूछेंगे नहीं और नेक्स्ट टाइम के लिए आप ब्रशअप कर लेना। तो हमने कहा कि ऑप एम्प वाला किया है हमने। तो उन्होंने कहा क्या किया है, हमने कहा इनपुट आउटपुट वोल्टेज लिया है, उसका गेन निकाला है और सेमी ऑक्टेवर में उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया मैडम का पोर्सन इंटरव्यू का। तो फिर एक सर ने कहा कि आपने कहा कि आपको मैथमेटिकल फीस अच्छा लगता है, तो हमने कहा जी यस सर। तो उन्होंने कहा आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ 10 हाइपर एक्स, आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे याद था, मैंने उसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये देखिए जब ये प्लस इन्फिनिटी की ओर एक्स टेंड्स करता है तो जो फंक्शन है वो +1 की ओर टेंड्स करेगा और -1 टेंड्स करेगा जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो वो खुश हो गए और उन्होंने हमसे फिर से एक तुरंत इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे याद था 2-3 सेकंड में, और दिखा दिया स्क्रीन पे। तो उन्होंने मुझसे फिर और एक फंक्शन दिया, कहा कि भाई चलो आप sin x/x का ड्रॉ करके दिखा दो। तो भी मुझे याद था स्वाभाविक से, तो मैंने उसको भी इस तरह डिकेइंग एम्पलीट्यूड होता है दोस्तों साइनसोइडल, और ये मैक्सिमम +1 होता है यहाँ पे, ठीक है। उसको भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने कहा एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। तो हमने कहा एक्स इक्वल टू 0 पे हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू +1 आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। उसके बाद फिर एक जो सर था उन्होंने कहा कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा लगता है। आपने कहा हम बोला हाँ सर थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने हमसे कहा हाइड्रोजन एटम पढ़ा है, हमने कहा हाँ हाइड्रोजन एटम पढ़ा है। उन्होंने कहा गुड क्वांटम्स नंबर क्या है, तो हमने कहा NLM जो है गुड क्वांटम्स नंबर है। कहा NLM यहाँ पे क्या है बताइए हमें। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजिमुथल क्वांटम नंबर और M जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि क्या एल स्क्वायर के बारे में आपने सुना है, हमने कहा हाँ। तो एल स्क्वायर और एल एक्स कम्यूट करता है, हमने कहा हाँ। हमने कहा एल स्क्वायर एल प्लस कम्यूट करता है एल राइजिंग ऑपरेटर के साथ, हमने कहा यस करता है। कहा ऐसा कोई जिसके साथ नहीं करता हो। तो हमने कहा सर मुझे तो याद नहीं, लेकिन बाकी के साथ ये नहीं करता है, ये एल एक्स एल प्लस एल माइनस एल वाई एल जेड छोड़ के बाकी के साथ जो है नहीं। तो उन्होंने कहा हैमिल्टोनियन के साथ एल क्या कम्यूट करेगा, हमने कहा सर अकॉर्डिंग टू मी नहीं करेगा ये। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, तो हमने कहा अगर कम्यूट कर जैसा तो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, उस वो क्वांटिटी उस चीज़ का ऑपरेटर का नहीं कर रहा है तो वो नहीं होगा। तो फिर वे लोग हमसे हाइड्रोजन एटम में पूछे और भी उन्होंने -IH का ∂x एंड वगैरह वगैरह। तो सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू। तो उसके बाद जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा वो था कि हाइड्रोजन एटम में, और उन्होंने कुछ कुछ शायद हमें वो पूछ रहे थे कि हाँ आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमने बता दिया। फिर उन्होंने कहा आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम सुना है, हमने कहा हाँ सुना है। कहा उसका हैमिल्टोनियन लिख दो, तो ये हमने हैमिल्टोनियन लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसका एनर्जी आइगन वैल्यू वेव फंक्शन ड्रॉ कर दो, तो हमने एनर्जी आइगन वैल्यू का देखिए फार्मूला बता दिया। उसके बाद उन्होंने साथ ही में कहा कि जो पोटेंशियल आपने लिखा है उसको आप ड्रॉ कर दो, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि इस पोटेंशियल को जो है इसको ब्लॉक कर दो, ये वाला जो पार्ट है इसको ब्लॉक कर दो, यहाँ पे एक इनफाइनाइट पोटेंशियल का स्टेप लगा दो और ये वाला पार्ट सिर्फ रहने दो इधर वाला, ठीक है। एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ वाला पार्ट जो है। ओके गाइज, तो उन्होंने ये ट्रॉन्केटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर इसको बना दिया और उन्होंने फिर कहा कि इसका एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा। तो हमने कहा सर एनर्जी आइगन वैल्यू को सेम रहने देते हैं, लेकिन जो अब एन का अलॉट वैल्यू होगा वो n इक्वल टू 1, 3 एंड 5, 7 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। यानी कि जो इवन वाले वेव फंक्शन थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों होगा, तो कहा इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन जो है सर जो है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इनफाइनाइट जहाँ पे होगा वेव फंक्शन वैनिश कर जाएगा, और जो सिमेट्रिसिटी था पार्टिकल का मूव करने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिमेट्रिक यानी कि जो इवन वेव फंक्शन है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो और कुछ और इस पर फिजिक्स जानना चाह रहे थे तो मैंने उसको बता नहीं पाया।
या शायद उनको वो शायद वो कंप्लीट हो गया, तो उसको फिर बताया कि इवन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो होता है, ऑड वाले फंक्शन का जीरो होता है, क्योंकि आप वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये ऑड वाला है और ये कुछ इवन वाला है, ठीक है, ऑड वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे जीरो होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे, और ये देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑड वाला। तो इस तरह से ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने कहा कि क्या होगा वेव फंक्शन अगर हम ये जो दोस्तों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है दोस्तों, इसके साथ अगर हम और एक एक्स स्क्वायर का टर्म जोड़ दे या फिर एक्स क्यू का टर्म जोड़ दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक्स फोर का एक टर्म जोड़ दे, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स फोर और एक्स क्यू का टर्म जोड़ दे तो वेव फंक्शन क्या होंगे, ऑड होंगे, इवन होंगे, या फिर ऑड सिर्फ बचेंगे या फिर इवन होंगे। तो ये मैं थोड़ा सा नहीं बता पाया। मैंने कहा कि सर चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एनर्जी शिफ्ट कर जाएगा, एनर्जी का ओरिजिन सिर्फ शिफ्ट कर जाएगा, हमने ये आंसर कहा था। उसके बाद उन्होंने फिर थर्मोडाइनमिक्स पे मुझे ले गया। थर्मोडाइनमिक्स में कहा कि एक आइसोथर्म आइडियल गैस के लिए ड्रॉ कर दो, तो आप देख रहे हैं पीवी पे हमने एक आइसोथर्म ड्रॉ कर दिया टी कांस्टेंट पे। फिर कहा इस आइसोथर्म का एंट्रोपी चेंज बता दो, तो इसका जो एंट्रोपी चेंज होगा दोस्तों, इसका एंट्रोपी चेंज होगा NR ln V2/V1, ये गलत लिखा है हमने, V2/V1 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको मालूम है एंट्रोपी चेंज dQ/T होता है, और चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है दोस्तों तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स याद करेंगे तो आपको याद होगा थर्मोडाइनमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन dQ के बराबर होगा, हीट के बराबर होगा, चेंज इन हीट। और जो वर्क डन होता है दोस्तों NR कितना होता है, NRT ln V2/V1 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, अगर V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो NRT ln V2/V1 और dQ निकल गया, जो वर्क डन है उसी के बराबर होगा, और T से अगर वर्क डन को डिवाइड कर देगा आइसोथर्मल प्रोसेस में तो बचेगा क्या, TT कट जाएगा तो NR ln V2/V1 बचेगा, ठीक है, NR ln V2/V1 ये गलत है, V2/V1 बचेगा। तो ये इसका आंसर होता। हमने एक बार पहले ये कर रहा था मैं MCl एंड T2/T1, तो फिर देखा T2/T1 तो टेम्परेचर है नहीं, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्म का निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज। तो आशा करता हूँ आपको ये राउंड 1 में मेरे इतने ही क्वेश्चंस थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये थे हमारे राउंड 1 के क्वेश्चन, और फाइनली मेरा राउंड 1 में इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा एक दिन बाद राउंड 2 का इंटरव्यू था, तो राउंड 2 में फिर से 3 प्रोफेसर थे, एक सेम प्रोफेसर किस्मत से थे और 2 डिफरेंट थे, अलग अलग थे, तो जो राउंड 1 में नहीं थे। अब फिर से उन्होंने आज उस दिन पूछा कि कॉलेज का नाम एंड सेम प्रोसीजर के आपको क्या अच्छा लगता है, तो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्वांटम मैग्नेटिक। तो एक प्रोफेसर ने पूछना शुरू किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, आप मैक्सवेल्स इक्वेशन बता दीजिए, फील्ड इक्वेशन चारों। फोर्थ वाला जो इक्वेशन होता है दोस्तों, कर्ल ऑफ H इक्वल टू J प्लस डो डी बाई डो टी, उसका सिग्निफिकांट बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट वाला कंसेप्ट बताना था, बता दिया। उसके बाद उन्होंने फ्री स्पेस में वेव इक्वेशन ड्राइव करने को कहा बाय यूजिंग द मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन। तो हमने 3 और 4 का कर्ल लेके, और फिर ये जो आइडेंटिटी हो जाएगा कर्ल ऑफ इज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस नेबुला स्क्वायर ई, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो होता है फ्री स्पेस में। इस कंसेप्ट को हमने यूज करते हुए दोस्तों वेव इक्वेशन को फ्री स्पेस में ड्राइव कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू इसका पूछा दोस्तों। फिर कहा किसका स्पीड है, फिर हमने कहा लाइट का है। फिर मीडियम पे क्या होगा, तो मीडियम पे ये जो वैल्यू है आप पुट कर दीजिए, इसको परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ए आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर इक्वल टू μ/μ0। तो इस कंसेप्ट से आप मीडियम में जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर लीजिए म्यू आर एप्सिलॉन आर से, और म्यू नॉट को रिप्लेस कर लीजिए μ/μr से, ठीक है, तो वो फार्मूला बन जाएगा। फिर पूछा फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है इस वेलोसिटी का, तो हमने कह दिया कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो है कि म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में पूछा तो म्यू इक्वल टू C/V है। उसके बाद